नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर कच्चे तेल की करेंगे आज, जहां पर हमने $96 के ऊपर अब भाव ठहरते हुए देखे हैं। कुछ मुनाफा वसूली के बावजूद भी कच्चे तेल की जो तेजी है वो इस हफ्ते यहां पर बरकरार है। ये दूसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर तेजी है कच्चे तेल में, और ये पहला महीना है 4 महीने की गिरावट के बाद जब कच्चा तेल यहां पर पॉजिटिव ट्रेंड्स पेस्ट करेगा। सोने की अगर बात करें तो यहां पर डॉलर की जो गिरावट है उसका फायदा हमने यहां पर आते हुए देखा है, लेकिन $1675 पर आउंस यहां पर एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है। कैसे करें कारोबार बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे गेहूं पर, जहां पर रोलर फ्लावर मिल्स ने अब सरकार को कहा है कि नवंबर के लिए ओपन मार्केट में यहां पर गेहूं रिलीज की जाए। साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि बफर स्टॉक सरकार के पास काफी है, और जो रोलर फ्लावर मिल्स हैं उनके पास सिर्फ 1 से 2 महीने का यहां पर स्टॉक है। तो कुछ कमी, कुछ कंसर्न्स यहां पर गेहूं को लेकर भारतीय बाजारों में फिलहाल। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हैं, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया, साथ ही शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल को भी जोड़ेंगे अपने साथ गेहूं की खबर पर। लेकिन सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पर 95 के ऊपर अब यहां पर कच्चे तेल के भाव दूसरा लगातार दिन यहां पर आज कारोबार कर रहे हैं। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को, और इन करंट लेवल्स पर अब क्या करने की राय है? आपको लगता है $100 ज्यादा करीब है, 90 थोड़ा सा दूर होता हुआ दिख रहा है? देखिए मनीषा, मार्केट में जो कल रात को जो छलांग लगाई थी प्राइस ने, एक टेम्पररी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आने की काफी अच्छी गुंजाइश है। अगले महीने में फिर से इंटरेस्ट रेट की बढ़त की बात चल रही है, 75 बेसिस से ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट। और अगर आप आगे के महीने देखें, नेक्स्ट 6 महीने की अगर कॉन्ट्रैक्ट देखें तो सारे कॉन्ट्रैक्ट बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 1% नीचे चल रहा है। तो अगर इसमें बाय भी करते हो तो रोल ओवर करने में आपकी काफी नुकसान हो सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा, ये जो छलांग आई है काफी अच्छी लेवल है, यहाँ पे फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं। 7,280 से लेके 7,300 के स्तर पे आप यहाँ पे बिकवाली करें। 7,400 का स्टॉप लॉस रखे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर से 7,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट WTI 88, 89 तक की लेवल्स छू चुके हैं, बट यहाँ पे अच्छी खासी बिकवाली आपको देखने मिल सकती है प्राइस में, और फिर से प्राइस 85 से $83 के लेवल्स पे आ सकता है। तो मैं कच्चे तेल में बिकवाली की सलाह दूंगा। फंडामेंटली, टेक्निकली दोनों साइड से मार्केट मंदी में ही रहेगा। ओके, तो उछाल पर बेचने की सलाह है कच्चे तेल में। मनोज जी नमस्कार, आपका भी सिमिलर व्यू है, और साथ ही साथ नेचुरल गैस पर भी आपकी राय, क्योंकि यहाँ पर अगेन थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है, भाव M6 से 500 के नीचे दिखाई दे रहे हैं। क्या सजेशंस? नमस्कार दीपाली जी, मेरा मानना है कि यहाँ पे कच्चा तेल एक दायरे में रह सकता है। एक अच्छी रैली आई है तो प्रॉफिट बुकिंग संभावित है, लेकिन यहाँ पे ओपेक प्लस का जो आउटपुट कट है वो 1 नवंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी ग्लोबल सप्लाई डेफिसिट जो बने रहेंगे, तो एक दायरे में कारोबार यहाँ देखने मिल सकता है। बड़ी गिरावट नहीं रहेगी, बड़ी तेजी भी यहाँ नहीं लगती है। भी मुझे लगता है कि जो WTI है वो 85 से $90 के रेंज में बना रह सकता है। भारतीय बाजारों में कीमतें 7,100 से 7,350, ये दायरा अभी रह सकता है। अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेडर है तो इंट्राडे में सेल कर सकते हैं 7,280 के स्तर पर, 7,340 के स्टॉप लॉस से। एक प्रॉफिट बुकिंग संभावित है, लेकिन बड़ी मंदी की गुंजाइश अभी यहाँ नहीं है। लेकिन अगर नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पे कीमतें जो है थोड़ी दबाव में दिख रही है। यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अभी बना के चल सकते हैं। हमने लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखी थी, कीमतें अब ऊपरी लेवल्स पर फिर रेजिस्ट करती हुई दिख रही है। M6 की अगर बात करें तो हमारा मानना है कि 488 अच्छे स्तर होंगे बिकवाली करने के लिहाज से। 488 के स्तर मिले तो बिकवाली करके चलना चाहिए। 500 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। कीमतें फिर एक बार 466 तक के स्तर जो है यहाँ दिखा सकती है। यानी हल्की सी मुनाफा वसूली या मंदी यहां पर नेचुरल गैस और कच्चे तेल दोनों में ही एक्सपेक्टेड है। नेचुरल गैस तो क्लियरली वो 500 वाले स्तर होल्ड कर ही नहीं पाया, और 1% की गिरावट के साथ आज भी यहां पर कारोबार है। ये तो हुई एनर्जी मार्केट्स, जहां पर मुनाफा वसूली आपको आगे चलते हुए भी देखने को मिलेगी। लेकिन बात अब यहां पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि कल की तेजी के बाद आज हमने यहां पर मुनाफा वसूली फिर से आते हुए देखी है। अगर बेस मेटल्स की बात की जाए तो कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, जिंक जैसे जो मेटल्स हैं वो इस हफ्ते में आज की मुनाफा वसूली के बावजूद भी थोड़े से पॉजिटिव ट्रेंड के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जो फेरस मेटल्स हैं जैसे कि स्टील और आयरन ओर, यहां पर मुनाफा वसूली और भी गहराई है। अगर आप स्टील के भाव देखें तो वो 2 साल के लोज पर हैं। आयरन ओर के भाव अब 22 महीने के लोज पर कारोबार कर रहे हैं। यानी कि कुछ मुनाफा वसूली जो हमने फेरस में आते हुए देखी उसका इंपैक्ट नॉन फेरस में भी है। इन एनी केस डॉलर इंडेक्स में भी यहां पर हल्की सी बढ़त है। 110.5 के आसपास के स्तर यहां पर फिर से देखने को मिले हैं। यानी कि 110 का लेवल यहां पर डॉलर इंडेक्स ने फिर से ऊपर की तरफ यहां पर निकाला है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप मेटल एज अ सेक्टर को? अगर ये हफ्ता देखें तो पॉजिटिव है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के हिसाब से। एक्चुअली अक्टूबर का महीना भी यहां पर ऑन द पॉजिटिव साइड है, लेकिन आज जिस तरह की मुनाफा वसूली है, आगे जाके ट्रेंड कैसा रह सकता है?
देखिए मनीषा जी, अगर आप बेस मेटल की बात करें तो कॉपर जो बेस मेटल का किंग है डॉक्टर कॉपर, इसकी अगर आप चाल देखें तो 620 से लेके 680 के दायरे में ट्रेड, ऑलमोस्ट 10% का दायरा है जिसमें मार्केट ट्रेड हो रहा है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय मार्केट देखें तो मार्केट में काफी अच्छी मंदी आ चुकी है प्राइस में, बट अगर आप देखें तो रुपया ऑलमोस्ट 12% डिप्रिशिएट हुआ है। तो नलोफाई होकर प्राइस ऑलमोस्ट 660 के लेवल पे टिका हुआ है। बट फंडामेंटली मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी काफी मंदी है, प्राइस में कोई तेजी है नहीं। इंटरेस्ट रेट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस पर डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करोगे जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो काफी हाई हो जाएगी और काफी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल डिमांड्स उस पर कम हो सकते हैं। तो उनकी अगर प्रॉफिट बुकिंग कम होगी तो डिमांड्स कम होंगे और प्राइस में फिर से आपको मंदी आने की गुंजाइश काफी हाई है। तो मैं रेकमेंड करूंगा अराउंड 655 से लेकर 660 के दायरे में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। डाउन साइड 630 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी जिंक रहेगी। अगर आप देखिए तो जिंक पिछले महीने में ऑलमोस्ट 320 के दायरे पे आ चुका था क्योंकि वहां पे सप्लाई की कंस्ट्रेंट थी, पर फिर से वहां पे अच्छी मंदी आने की प्राइस देख सके हम, मंदी आ चुकी है प्राइस में और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंदी जारी रहेगी। 250 से लेके 240 के टारगेट के लिए आप जिंक में बिकवाली कर सकते हैं। अराउंड 270 के लेवल पे आप यहाँ पे बिकवाली करिए, 275 का स्टॉप लॉस रखिए। तो अराउंड 5 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस के डाउन साइड आपको 25 से 30 रुपए का मुनाफा मिल सकता है जिंक काउंटर पे। तो मेटल्स में तो इनफैक्ट पूरे ही पैकेट में कमजोरी दिख रही है और अगर जिंक कॉपर के अलावा भी देखेंगे तो एल्यूमिनियम भी आपको कमजोर दिखाई देगा। ये भी 1.5% नीचे है, लेड भी आधा % नीचे ट्रेड कर रहा है। मनोज जी, आपके सजेशंस क्या हैं बेस मेटल पैक को लेकर? कॉपर जिंक का तो जिक्र किया धर्मेश ने, लेकिन एल्यूमिनियम भी वीक है। एल्यूमिनियम पर क्या स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, यहाँ पे सेंटीमेंट वीक है। जैसा कि धर्मेश ने बताया कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पे डिमांड को लेकर के कंसर्न है। दूसरा, चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ लगातार डिमांड को लेकर के कंसर्न्स बने हुए हैं। एल्यूमिनियम की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलएमबी वेयरहाउस में इन्वेंट्रीज जो है वो लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते ये कमोडिटी लगातार दबाव में कारोबार कर रही है। 200 के ऊपर यहाँ पे प्राइजेस जो है वो टिकते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम में भी जो है दबाव बने रह सकता है। 200 के स्तर अगर मिले तो यहाँ बिकवाली करके चलना चाहिए 204 के स्टॉप लॉस से। 192 से 190 तक के लक्ष्य जो है शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, गिरावट यहाँ पर मेटल्स में भी वापस लौटती हुई और अगर आप देखें तो अंडरलाइन कमोडिटी भी नीचे है, मेटल निफ्टी भी नीचे कारोबार कर रहा है, ज्यादातर मेटल स्टॉक्स भी यहाँ पर नीचे हैं। तो मेटल्स आज अच्छे खासे प्रेशर में अक्रॉस बोर्ड अक्रॉस सेक्टर्स देखने को मिल रहा है। एक नजर अब यहाँ पर सोने चांदी पे डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली लौटती हुई हमने देखी है। डॉलर इंडेक्स में जो बढ़त है उसका असर यहाँ पर प्राइसेस में है ही और बाजार काफी क्लियरली अब 2 नवंबर पर नजर रखे हुए है जब यूएस फेड की मीटिंग है। 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक बाजार फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी चिंताएं यहाँ पर बाजार में हैं। 1660 के स्तर यहाँ पर गोल्ड इंटरनेशनल पे और चांदी अगर देखें तो ये भी 19.5 के लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाई है और यहाँ से हल्का सा गिरावट वहां पर है। कैसे देखते हैं आप धर्मेश, और सोने चांदी में भी यहाँ पर नियर टर्म अब क्या करने की राय है? देखिए अगर आप देखिए सोने की बात पे तो सोने में भी जो दायरा है वो काफी सीमित है। 615-620 डॉलर से ऑलमोस्ट 675 डॉलर के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। बट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मुझे लगता है कि मार्केट में और प्रेशर आने की गुंजाइश काफी हाई है क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात आएगी मार्केट में आप देखिए काफी हाई वॉलेटिलिटी आ जाएगी प्राइस में। मार्केट ने ऑलमोस्ट 75 बेसिस पॉइंट और डिस्काउंट कर चुका है। अगर मार्केट 100 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो ये 1600 के स्तर भी ब्रेक करते हुए देख सकते हो। अगेन आगे का महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं तो मार्केट में तेजी आने की गुंजाइश काफी कम है। मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि ये जो उछाल आया था कल के सत्र में, ये अच्छी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पे, स्पेशली वीकेंड है तो 50,750 के लेवल पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 50,850 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड अराउंड 50,300 से लेके 50,200 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। दूसरी काउंटर में चांदी में रहेगी। चांदी भी ऑलमोस्ट 17.5 से 19.5 के दायरे में ट्रेड हो रही है। 20 का जो स्तर है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो प्राइस यहाँ पे भी काफी अच्छी बिकवाली आने की गुंजाइश है और बेस मेटल्स ऑलरेडी मंदी आ चुकी है तो डबल इम्पैक्ट होगा चांदी में। तो यहाँ पे 58,350 के लेवल पे आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। अराउंड 57,500 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। एक नजर यहाँ पर रुपए पे भी डाल लेते हैं क्योंकि जिस तरह का रिबाउंड हमने डॉलर इंडेक्स में आता हुआ देखा है उसका इंपैक्ट यहाँ पर क्रॉस करेंसीज फिर से है। एशियन करेंसीज जो कल काफी बेहतर कर रही थी आज हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार कर रही हैं। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप अब रुपए के लेवल्स? देखिए रुपया टेम्पररी एक बाउंस बैक हुआ है बट ओवरऑल फंडामेंटली अभी भी मार्केट वीक ही है। अगर आप बाकी सारे एशियन करेंसीज देखें उसके अगेंस्ट में तो अभी भी रुपया इतना कमजोर नहीं हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दिसंबर अंतराल तक ऑलमोस्ट 82.75 से लेके 83 तक के लेवल्स भी आने के चांसेस काफी हाई है क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा
तो और मार्केट में डॉलर फिर से स्ट्रांग हो जाएगा और एक्सपेक्ट करिए कि प्राइस में बढ़त देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि जब तक मार्केट 82 के ऊपर है आप यहाँ पे डॉलर बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनली अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे तो 82.75 से लेके 83 तक के टारगेट के लिए आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये तो रुपये पर आउटलुक है। फिलहाल 82.36 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अक्रॉस कमोडिटीज प्रेशर देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। शुक्रिया धर्मेश आने के लिए शो में, अपने व्यूज अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर मनोज कुमार जैन तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। एग्री कमोडिटीज पर उनसे करेंगे चर्चा, साथ ही साथ बात करेंगे गेहूं की भी, और उसी पर बातचीत करने के लिए अजय गोयल जो कि ओनर हैं शिवाजी रोलर फ्लो मिल्स के, वो हमारे साथ बने रहेंगे। चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। और फ्लोर मिलों की अगर माने तो गेहूं की जो कमी है वो उससे फिलहाल यहां पर जूझ रहे हैं। मिलें चाहती हैं कि सरकार पहले की तरह ओपन मार्केट में गेहूं की बिक्री करे ताकि कीमतें कम रखी जा सकें। मिलों का ये भी कहना है कि उनके पास सिर्फ 1 से 2 महीने का भी स्टॉक यहां पर है जो कि पर्याप्त नहीं है, और जल्द ही यहां पर गेहूं की किल्लत भारतीय बाजारों में ओपन मार्केट्स में हो सकती है। हमारे साथ शिवाजी रोलर फ्लो मिल्स के ओनर अजय गोयल अब यहाँ पर हैं। अजय जी नमस्कार। ये बात हम पहले भी आपसे कर चुके हैं और आपने कहा ही था कि कम अक्टूबर नवंबर और ये चिंता बाजार को सताने लगेगी कि गेहूं इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है बाजार में। कैसे देखते हैं आप जो लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रोलर फ्लो मिल्स की तरफ से आया है, किस तरह की किल्लत है, क्या कंसर्न्स हैं आगे जाकर? देखिए, जो मोहर ट्रेडिंग होती है वो इस साल में जो है जो गेहूं है वो 2 रुपया किलो ऊपर निकला। मतलब जो है जहां पर बाजार जो है 2400-2500 के आसपास था, वहां पर 2600-2700 के आसपास निकला, क्योंकि अभी कोई खास सेलर्स बाजार में रहे नहीं है और ये अभी पीक डिमांड का टाइम है। पोस्ट दिवाली अच्छा ठंडा सीजन आ जाता है, खाने पीने की जो जरूरत है वो ज्यादा होने लग जाती है और अभी आगे 4 महीने निकालने हैं। तो सारी इंडस्ट्री जो है वो सरकार के ऊपर नजर लगाए बैठी है कि ऐसे सुनने में आया है कि 3 से 4 मिलियन टन सरकार मार्केट में ऑफलोड करेगी। उसका कोई अनाउंसमेंट आए तो ये बाजार जो है थोड़ा सा स्थिर हो। आज की तारीख में बहुत ही कम सेलर्स है इस मार्केट में, यानी कि बिकवाली करने वाले नहीं हैं। बाजार को मालूम है किल्लत है, आगे जाके भाव और भी चढ़ सकते हैं, तो जो बेचने वाले हैं वो अपना माल यहाँ पर फिलहाल होल्ड करके रखे हुए हैं। वापस यहाँ पर गेहूं पर और कमोडिटीज पर तो लौटेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि सेबी की चीफ या चेयरमैन इस वक्त यहाँ पर क्या कह रही हैं। Each mutual fund, each of the 44 funds gets an Excel sheet. Each Excel sheet has multiple tabs relating to various regulations of ours. If you open the tab, it will tell you on such and such date, you did such and such transaction, which was violative of such and such section of our regulation, and this is the penalty amount for it. 100% audit of every single regulation, every single data point could be done daily. We choose to do it quarterly. Now, this is only the beginning, because this is as my young team says, ma'am, this is the easy stuff. So what's the tough stuff? The tough stuff is where you have to try and find violations of the spirit of the law, not the letter of the law. So far, all of these 80 algos are all violations of the letter of the law. You know, your portfolio, single issuer exposure should not be more than 12%, single group exposure should not be 25%. This is all structured, it's really easy to do this. But the really fun stuff comes, you know, how do you catch mis-selling? There's no formula to catch mis-selling of schemes. So if an 89-year-old person is being sold a 9-year fixed maturity plan, that's pretty obviously mis-selling, right? But life is not that simple, it's fairly complex. So how do you develop algorithms which are going to help us catch this violation of the spirit of the law and not just the letter of the law is what we are engaged with at the moment. And hopefully, in a few months, we will have something to show for it. So SupTech also a lot of fun.
We then come to the issue of technology. This was all about data and how we use it. Now about technology. What is our thinking? What is our approach when we look at what should SEBI do in this wonderful world where technology is everywhere and it's just available for us to harness its power? So one of the biggest things that a regulator worries about is risk, right? So the first thing we did in terms of changing the way the market adopts technology. The first one was about how we in SEBI adopted technology. This section is about how the market adopts technology. And as you can imagine, I have Mukta sitting here who will tell us that organizational behavior and to bring change in any organization is really hard. But again, we guys are lucky, right? Because we're the regulator. We make a regulation, everybody has to follow it, whether they like it or not, right? So when we say that this has to be the new technology that has to be adopted, so what do we mean? So for instance, about a year and a bit ago, we implemented something which those who are traders in the market would now be familiar with. We introduced something called the pledge-repledge mechanism. What does that mean? It means that normally when an investor or a trader had to trade in the market, he had to post collateral with the exchange, right? ऑल राइट, तो वो महादीप पुरी बुच काफ़ी इंटरेस्टिंगली बताती हुई कि सेबी की थिंकिंग इस वक्त यहाँ पर क्या है और डेटा, टेक्नोलॉजी, मिस सेलिंग, एल्गोरिदम्स, प्लेजिंग को लेकर ऑफ कोर्स डिटेल्स बताती हुई कि क्या क्या सेबी ने अब तक यहाँ पर किया है, उसका इम्पैक्ट क्या है और विद इन सेबी यहाँ पर किस तरह की थिंकिंग है। तो काफ़ी क्लियरली तकनीक के बारे में, सुरक्षा के बारे में काफ़ी चीज़ें वो यहाँ पर समझाती हुई बाजार को और डिटेल्ड एनालिसिस भी करती हुई। लेकिन कमोडिटीज़ पर वापस आते हैं और यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया कि गेहूँ को लेकर कुछ बहुत चिंताएं हैं और जैसे अजय जी ने भी कहा कि कंसर्न्स हैं, अगर बाजार में सरकार गेहूं नहीं बेचती है तो भाव यहां पर ऊपर चढ़ सकते हैं। अजय जी माफी चाहेंगे आपको बीच में पहले रोकने के लिए, लेकिन आपको लगता है सरकार के पास इनफ यहां पर एम्युनिशन है प्राइसेस को कंट्रोल में करने के लिए? तो एकदम वनरेबल मार्केट्स है, जैसे नॉन वीट ग्रोइंग एरियाज है, वहां पर थोड़ा सा जो है कुछ ना कुछ सेलिंग या सप्लाई को जो है गवर्नमेंट को बूस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह अभी गेहूं पहुंच नहीं पा रहा। कई छोटे छोटे पॉकेट्स में ही अभी गेहूं सीमित है एंड इसकी वजह से जो है डिमांड कंटिन्यूस अभी आने वाली है। तो मुझे लगता है सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी सप्लाई आर्गुमेंट करने का। मतलब जो है उनके पास जो आज की क्राइसिस है उसको ओवरकम करने के लिए उतना तो एम्यूनिशन है मेरे हिसाब से। अजय जी, वैसे अंदाजे से आपकी समझ के हिसाब से कितना स्टॉक सरकार को लेकर आना चाहिए ओपन मार्केट में अगर ये अंडर कंसिडरेशन आता है, ताकि मौजूदा सिचुएशन हैंडल हो सके? मुझे उम्मीद है कि सरकार कम से कम 3 से 4 मिलियन टन जो है ओपन मार्केट में निकाल देगा अगले 2-3 महीनों में। ओके, यानी कि सरकार ये यहाँ पर अगले 2-3 महीने में 3 से 4 मिलियन टन बाजार में ला सकती है, जिससे प्राइसेस यहाँ पर कुछ कंट्रोल में आ भी सकते हैं। अजय जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस भी करने के लिए। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि गेहूं के प्राइसेस तो यहाँ पर ऊपर हैं, लेकिन इस हफ्ते अगर आज की यहाँ पर बात करें तो कॉटन में मुनाफा वसूली है, चीनी में अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आती हुई नजर आई है, जिसका असर यहाँ पर भारतीय बाजारों में है। चीनी के स्टॉक्स में भी हमने बनता हुआ देखा है। मसालों में भी तेजी के बाद बहुत ठहर नहीं पाई वो बढ़त, क्योंकि मुनाफा वसूली वहां पर भी देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप ये प्रॉफिट टेकिंग जो हमने क्रॉस काफी सारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आते हुए देखी है? मनीषा जी, यहाँ पे अगर स्पेशली ग्रेन्स की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की नजर रहेगी इन्फ्लेशन को लेकर के, और यहाँ पे बड़ी तेजी की गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हम करेक्शंस देख रहे हैं और जो सीबीओटी वीट फ्यूचर है वो अब यहाँ पे काफी दबाव में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बड़ी तेजी की गुंजाइश ग्रेन्स में नहीं रहेगी। सोइंग का सीजन स्टार्ट हो चुका है, मानसून जो है फेवरेबल था, तो यहाँ पे सोइंग में भी जो है बढ़त देखने को मिलेगी। वहीं कॉटन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कीमतों में दबाव देखने को मिला है। जिस तरह से यहाँ पे चाइना की डिमांड को लेकर के कंसर्न्स हैं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो मॉनेटरी टाइटनिंग है वो लगातार जारी है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, तो उसके चलते यहाँ पे चाहे वो ग्रेन्स हो या पल्सेस हो या जो कॉटन हो, तो कीमतों में शॉर्ट टर्म में एक दबाव बना रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मसालों की बात करें तो यहाँ पे स्पाइसेस में फिर भी हमने उतनी मंदी आते हुए नहीं देखी है दूसरी कमोडिटीज के कंपैरिजन में। तो मसाले अभी भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
जो सप्लाई साइड है वो काफी स्क्वीज है और यहाँ पे डिमांड जो है वो अभी भी बेहतर है। तो स्पेशली यहाँ पे कोरिएंडर और जीरा जो है वो यहाँ पे लोअर साइड पे जो है अपने सपोर्ट्स लेवल होल्ड कर सकते हैं और ग्रेजुअली यहाँ फिर थोड़ी बढ़त जो है दोनों ही कमोडिटीज में देखने को मिल सकती है। वहीं ग्वार गम कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ अब कमोडिटी एक दायरे में फंसती हुई दिख रही है। तो हमारा मानना है कि ग्वार गम में एक अच्छे करेक्शन ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो हमने देखे हैं। हमारा मानना है कि 15 नवंबर के बाद से फिर एक बार यहाँ एक तेजी की शुरुआत देखने को मिल सकती है। प्रेजेंटली हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन का फेज जारी है अच्छी करेक्शन के बाद। तो यहाँ पे ग्वार सीड और ग्वार गम में अब यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड जो है वो अवॉइड करके चलना चाहिए। लोअर लेवल्स पे यहाँ भी अच्छे सपोर्ट बन सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड जो है वो मिक्स रहेगा। ग्वार कॉम्प्लेक्स और स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स आगे बेहतर कर सकते हैं। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स में जो है यहाँ पे दबाव आगे भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी जो प्रेशर है वो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, फिर चाहे वो कॉटन हो जो ऑलरेडी 1% नीचे 32,300 पर ट्रेड कर रहा है। स्पाइसेस के पैक में कल हमने तेजी देखी थी, आज वापस से मुनाफा वसूली हावी हुई है। धनिया क्योंकि 2% नीचे है, टर्मरिक में 1% की वीकनेस है। सिमिलरली जैसे मनोज जी ने भी कहा, ग्वार पैक यहाँ पर भी कमजोरी थोड़ी सी या सॉफ्टनेस और एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कल की बढ़त के बाद आज वापस जो ग्वार पैक है, ग्वार गम ग्वार सीड दोनों ही आधा से 1% नीचे कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो तमाम एग्री कमोडिटीज भी आज के सेशन में लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगी। शुक्रिया मनोज जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए, सभी कमोडिटीज पर, साथ ही स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।